हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस अंजुम क्लासेस। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखा है और आज देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, टोटल वीडियो को देखेंगे और स्टेप वाइज देखेंगे। इससे आप लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद लास्ट में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तो वह तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे आसानी के साथ सॉल्व हो जाए, उसके लिए आपको वीडियो बिल्कुल कंप्लीट देखना पड़ेगा। ओके, और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज और टोटल वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, सीबीएसई के क्वेश्चंस सारे सॉल्व हो जाएंगे। इवन कि आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एएमयू जामिया इंट्रांस एग्ज़ाम 11th के लिए साइंस स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के भी क्वेश्चंस आपको आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि वीडियो को टोटल आपको देखना है, स्किप करके नहीं देखेंगे। और जब भी क्लास करने बैठें तो सामने में आपकी कॉपी होनी चाहिए और पेन होना चाहिए, और जहाँ पर वीडियो में बोला जाता है कि आप इसको उतार लें तो उसको बखूबी उतार लेंगे। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं ओम्स लॉ। आइए, तो ओम्स लॉ में है क्या कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों चीज़ के बीच का रिलेशनशिप को बताता है ओम्स लॉ। यहाँ पर देखेंगे ओम्स लॉ में रिलेशनशिप बिटवीन करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। एक ख़ास चीज़ है जो ओम्स लॉ में दो चीज़ के बीच का रिलेशनशिप को बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। आइए स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग। स्टेटमेंट में है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट्स एंड। स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट, उस कंडक्टर में जो दो एंड्स होंगे, कोई भी कंडक्टर के दो एंड्स होते हैं। सपोज दैट कि आपका ये कंडक्टर है वायर, और इस वायर के दो एंड्स होंगे, एक एंड्स यहाँ पर हैं, दूसरे एंड्स यहाँ पर होते हैं। तो दोनों एंड्स के दरमियान बिटवीन में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर से होकर के फ्लो करेगा। ये स्टेटमेंट ही कह रहा है कि किसी कंडक्टर से होकर फ्लो करने वाला इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर के दोनों एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस कंडक्टर का, उससे होकर के उतने ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे। देखिए, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये कि उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर का टेम्परेचर से उससे फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट अफेक्टेड होते हैं। और क्यों होते हैं आगे हम लोग टोटल चीज़ को देखेंगे। आइए, तो कंडीशन है व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब वहाँ पर ओम्स लॉ यहाँ पे वैलिड हो जाता है। ओके, आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में सपोज दैट कि एक कंडक्टर लिए ए बी। ओके, ए बी एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में दो एंड्स है, एक एंड्स है ए और दूसरा एंड्स है बी। एंड्स ए में सपोज दैट कि इसका जो पोटेंशियल है वी ए, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं, तो पोटेंशियल एट द एंड्स A इज़ VA। ओके, एंड द पोटेंशियल एट द एंड्स B इज़ VB। तो पता चला इस कंडक्टर जो AB है उसमें दो एंड्स हैं VA एंड VB, इसका दो पोटेंशियल भी हो गया। अब इस पोटेंशियल दोनों पॉइंट के दरमियान, दोनों एंड्स के दरमियान जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उससे होकर फ्लो करेगा। ओके, तो मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल एट द एंड्स ए इज़ ग्रेटर दैन द पोटेंशियल एट द एंड्स बी। यहाँ का पोटेंशियल वी ए ज़्यादा होता है
पोटेंशियल बी इंस जो वी वी है उससे, तो पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किस तरफ से किस तरफ करते हैं फ्लो, तो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवार्ड्स द लोअर पोटेंशियल। हमेशा इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। ओके, तो आप यहाँ पर पोटेंशियल एट द एंड्स ए इज़ ग्रेटर दैन द पोटेंशियल एट द एंड्स बी, तो यहाँ पर जाहिर है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा एंड्स ए से एंड्स बी में, यानी कि वी ए से वी बी में। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल एट द एंड्स से चूँकि ज़्यादा है इसलिए इससे इसको हम माइनस कर देंगे पोटेंशियल एट द एंड्स बी को, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू वी। पोटेंशियल डिफरेंस को बी से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए, तो सपोज डैट ए बी इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए बी कंडक्टर की लंबाई है, कंडक्टर का लेंथ है, और वी ए क्या है, ये पोटेंशियल एट द इंस ए, इंस ए का पोटेंशियल है, एंड वी बी ये पोटेंशियल एट द इंस बी, बी जो इंस है बी छोर है उसका वो पोटेंशियल है। तो अब क्या किए, व्हेन वी ए इज़ ग्रेटर दैन वी वी, जब पोटेंशियल एट द इंस ए ज़्यादा है पोटेंशियल एट द इंस बी से, तो हम क्या करेंगे, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंस ए एंड बी इज़ वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू वी। तब पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों इंस के दरमियान हो जाएगा वी, एंड इलेक्ट्रिक करंट आई इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किस तरफ से किस तरफ, फ्रॉम द इंस ए से टुवार्ड्स द इंट बी, इंस बी की तरफ, यानी कि करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ए टुवार्ड्स द पॉइंट बी, इस दोनों में करेंगे। वो इसलिए कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है। और करंट कब तक फ्लो करता है, जब तक कि इस दोनों इंस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बने रहेगा तब तक करंट का फ्लो कंटिन्यू रहेगा। और धीरे धीरे जो ही पोटेंशियल डिफरेंस कम होते जाएगा इस दोनों इंस के दरमियान, तो करंट भी धीरे धीरे फ्लो होते होते कम होते होते ज़ीरो हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो करंट का फ्लो होना भी बंद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक का हम लोग उतार लेंगे। आइए देखते हैं। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the potential difference between the ends of a conductor V is directly proportional to the electric current I flowing through that conductor. Okay, तो V is directly proportional to I। ये ओम्स लॉ अपने लॉ में खुद ही कहा है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करेगा उस कंडक्टर से होकर, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस कंडक्टर में उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये कब होगा, कंडीशन है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड और कांस्टेंट, लेकिन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। नियर आफ्टर V इज़ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखेंगे एक स्टेप, देन यहाँ हो जाएगा V इज़ इक्वल टू R इंटू आई। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाया गया है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे तो उसके बदले में एक इक्वल टू का साइन लेंगे और उसके बदले में एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यानी प्रोपोर्शनलिटी उस वक्त हटेगा जब एक कांस्टेंट लेंगे और फिर एक इक्वल टू का साइन दे देंगे। तो ये प्रोपोर्शनलिटी के बदले में इक्वल टू का साइन दिए और फिर एक कांस्टेंट लिए हैं R, और उसके बाद इस I तो रहेगा ही। ओके, तो यहाँ हो जाएगा V इज़ इक्वल टू, इसको थोड़ा मॉडिफाई किए हैं, I को पहले लिए I इंटू R। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक इक्वेशन तैयार हो गया, V इज़ इक्वल टू I इंटू R। ये इक्वेशन नंबर 1 रखे हैं। यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ का, क्योंकि जितने सारे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे ओम्स लॉ से रिलेटेड, तो इस
इक्वेशन से सोल्व होगा। और इस इक्वेशंस में देखते हैं हम लोग 3 चीज़ें हैं इसमें, V है, I है और R है। ओके, तो यहाँ पर हम V को तो जानते ही हैं कि इधर पोटेंशियल डिफरेंस है उस कंडक्टर के 2 इंच के अक्रॉस में, 2 इंच के दरमियान, और I इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उस कंडक्टर से होके। R यहाँ पे देखते हैं तो R किसके बदले में आया है, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाया गया है और उसके बदले में R को हम लेके आए हैं। तो इस वजह से इस R को कहेंगे द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आइए यहाँ पे देखें तो ये इक्वेशन तैयार है। इस इक्वेशन को कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, मैथमेटिक्स के फॉर्म में इसको लाया गया है, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसी से होगा। वेयर V इज इक्वल टू PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंच ऑफ ए कंडक्टर, I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लाइंग थ्रू दैट कंडक्टर, और उस कंडक्टर से फॉलो करने वाला इलेक्ट्रिक करंट I है, और R लिए हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये प्रोपोर्शनलिटी के बदले में जो लिए हैं वो कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। इज़ ऑल्सो नॉन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और उसी को कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये एक ख़ास पॉइंट हो गया कि R का एक नाम दिया गया रेजिस्टेंस, ठीक है, वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। जो कांस्टेंट यहाँ पे लिया गया है ओम्स लॉ में, उसी को रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ R मीन्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द, R का वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर R का वैल्यू ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। नंबर 1 नेचर, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड नंबर 4 टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। यानी कंडक्टर का नेचर पर डिपेंड करेगा। कंडक्टर का नेचर मीन्स अलग अलग जो मेटल से बने होंगे कंडक्टर, उसका नेचर भी अलग अलग होगा, तो उसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। नंबर 2 लेंथ, कंडक्टर की लंबाई, कंडक्टर की लंबाई पर भी ये लंबाई से भी अफेक्टेड होंगे रेजिस्टेंस, और कैसे होंगे आगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। एंड नंबर 3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई भी कंडक्टर होंगे तो उसके जो गोलाई होंगे, हम देखें पिछले क्लास में बताया जा चुका है उसका कॉन्सेप्ट में, जो कंडक्टर के जो गोलाई काटेंगे, एक सेक्शन काटेंगे उसका, जिसको कहें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो कंडक्टर जितने ज़्यादा मोटा होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा। और नंबर 4 टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर की टेम्परेचर पर, दर्जा हरारत पर भी डिपेंड करेगा। ओके, तो आइए हम लोग इसको उतार लेते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग बच्चे कंक्लूज़न ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ जैसा कि हम लोग इक्वेशन तैयार है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो ओम्स लॉ का है, V इज़ इक्वल टू I इंटू R, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू रेजिस्टेंस। चलिए इसको इधर लेके आ जाते हैं, I इंटू R इज इक्वल टू V। ओके, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे V बाई R, ऐसा होगा। अब इस इक्वेशन से देखिए क्या क्या मैसेज मिलता है। इस इक्वेशन से हम लोग मैसेज को देखेंगे। तो इस इक्वेशन से देखिए मैसेज, एक नंबर, द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस B। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक करंट I और V के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो द इलेक्ट्रिक करंट I, द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन में हम लोग जानते ही हैं कि अगर एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का भी वैल्यू बढ़ेगा। और दूसरा यहाँ रिलेशन देखिए R के साथ, रेजिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन क्या है। यहाँ पर रिलेशन देखते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, I इज इक्वल टू 1/R इंटू V, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट I और रेजिस्टेंस के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और V के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इसे यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट में कंक्लूजन का, द करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ये करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन पता है, जब दो चीज़ के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा
तो एक का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू घटेगा, मीन्स इन्वर्स का माने होता है उल्टा। अगर पहला का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू घटेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, ये दो कंक्लूज़न इस इक्वेशन से तैयार हो रहा है। फिर से हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। लेकिन एक ख़ास चीज़ जो ध्यान देने की ज़रूरत है, जब दो चीज़ों के बीच का हम लोग रिलेशनशिप को बता रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो किसी एक चीज़ को पहले कांस्टेंट लेना पड़ेगा तब, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ें यहाँ पे हैं, तीन क्वांटिटीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। तो इस दो के बीच का अगर हम रिलेशनशिप को बताएंगे तो तीसरी चीज़ों को कांस्टेंट ले लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है, द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर बचा कौन, आर, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट ले लेना पड़ेगा, तब ये इक्वेशन वैलिड होगा। रेजिस्टेंस इक्वल का माने होगा कि सेम, अगर कंडक्टर है, अगर कॉपर से बने होते हैं एक वायर, तो दूसरे वायर भी कॉपर का है, तो उसका जो आर है वो कांस्टेंट हो गया, तब जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट फ्लो करेगा उस कॉपर वायर से। या उस तरह से एल्युमिनियम का वायर लेंगे, और एल्युमिनियम का जब वायर ले लिए तो उसका आर कांस्टेंट हो गया, रेजिस्टेंस सेम होता है तमाम एल्युमिनियम वायर का, तो उस वायर से जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट उससे होकर फ्लो करेगा। ओके, तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ध्यान देने की, कि तीन चीज़ों के बीच में से अगर हम दो को रिलेशन बता रहे हैं दो चीज़ों के दरमियान, तो तीसरी को कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, हो गया। तो आइए कंक्लूज़न जो दो पॉइंट है उसका यहाँ पर और उसको डिटेल कर दिए हैं। पॉइंट नंबर ए में कि पोटेंशियल डिफरेंस यदि डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में, तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो यही रिलेशनशिप को बता रहा है, यही मैसेज दे रहा है, यदि एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू भी बढ़ेगा। ओके, तो यदि करंट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हाफ, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाफ होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, वो भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो द करंट आई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ। लेकिन कब होगा ऐसा, तो पॉइंट नंबर ए में देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी इस डबल होगा तो करंट भी डबल हो जाएगा, यानी कि आई और बीच का रिलेशनशिप को हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे आर बचा, तो आर को कांस्टेंट ले लेंगे, यानी व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट, तब उस तरह का रिलेशन को हम बता सकते हैं। बी नंबर में देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी इज इक्वल टू हाफ, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाफ हो जाएगा तो करंट भी हाफ हो जाएगा। फिर कब, या जब हो जाएगा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तब इस तरह का रिलेशन को बता सकते हैं। ओके, बता लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे कंक्लूजन नंबर जो 2 था, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एक का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू घटेगा। तब यहाँ पर देखते हैं पॉइंट में, व्हेन रेजिस्टेंस आर, इसका वैल्यू अगर हो जाए डबल, रेजिस्टेंस अगर डबल होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि ये जितना बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ही वो बता रहा है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इन्वर्स में उल्टा। जैसे कि 2, इसका इन्वर्स होता है हाफ। ओके, तो 2 का इन्वर्स हुआ हाफ, या हाफ का इन्वर्स हुआ 2। चूँकि यहाँ पे देख ही रहे हैं इन्वर्स में उल्टा होता है, तो यहाँ जब 2 लिखते हैं तो कुछ नहीं है, तो नीचे इसका मतलब एक छुपा हुआ है। ओके, तो इसका इन्वर्स अगर लिखेंगे 2 का इन्वर्स, ये हो जाएगा 1 ऊपर और 2 नीचे। ओके, तो यहाँ पर 2 का इन्वर्स हो गया हाफ, तो हाफ का इन्वर्स हो जाएगा 2। इस तरह से हम लोग रिलेशन को दिखा रहे हैं। तो या अगर कहेंगे एक डबल है तो उसका इन्वर्स हाफ हो जाएगा, अगर एक का वैल्यू को हाफ करेंगे तो इसका इन्वर्स दूसरा डबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन को दिखाते हैं।
तब यहाँ पर देखिए I और R के बीच का रिलेशन, यानी इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन। तो देखिए अगर रेजिस्टेंस हो जाएगा डबल, अगर ये डबल होगा, यहाँ पे ये डबल होगा तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा करंट का वैल्यू। तो रेजिस्टेंस अगर डबल होगा तो करंट का वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो इसलिए कि व्हेन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डबल द इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू होंगे हाफ। व्हेन, या फिर दूसरे इसमें कह सकते हैं, और व्हेन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ, अगर ये हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू हाफ होगा तो करंट क्या हो जाएगा, डबल। क्योंकि हाफ का इन्वर्स होता है डबल, 2/1, 1/2, इसका इन्वर्स लिखेंगे 2/1 यानी 2, डबल हो जाएगा। ओके, तो अगर रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा किसी कंडक्टर का तो उस कंडक्टर से फॉलो वाला इलेक्ट्रिक करंट डबल हो जाएगा। और ये सिस्टम कब होगा, ये जो नियम जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कब होगा इस तरह का रिलेशनशिप। मैंने क्या कहा, अगर तीन चीज़ है, दो के बीच का अगर रिलेशनशिप को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं, तो तीसरी चीज़ों को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ले लिए, ये जो सिस्टम में दिखा रहे हैं, रेजिस्टेंस डबल तो इलेक्ट्रिक करंट हाफ, या फिर रेजिस्टेंस इक्वल टू होगा हाफ तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा डबल। कब होगा, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कांस्टेंट, जब पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर का कांस्टेंट होगा तभी। तो यहाँ पर हम ऐसे रिलेशन दिखाई सकते हैं, अगर भी कांस्टेंट होगा तब I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, अगर R हाफ होगा तो I डबल हो जाएगा, या फिर I हाफ होगा तो R डबल हो जाएगा। ओके, तो इसको लिख लेंगे हम लोग, उतार लें। आइए देखते हैं ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ओम्स लॉ, या फिर उसी को दूसरे सेंटेंस में कह सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग देख चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि V/I इज इक्वल टू R। ऐसा देखिए, R है कांस्टेंट, जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, तो V/I इज इक्वल टू होता है R, यही ओम्स लॉ है, यानी कि V इज इक्वल टू I इंटू R हम लोग लिखें तो V/I इक्वल टू R लिख सकते हैं। R इक्वल टू है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसी को सही साबित करना है ओम्स लॉ के ज़रिया। आइए देखते हैं हम लोग एक ग्राफ। तो देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो ग्राफ होता है ओम्स लॉ में वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। देखते हैं ये ग्राफ में, इस ग्राफ में देखेंगे ये ग्राफ दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस में देखें ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो वोल्ट में दिया गया है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में ये है करंट इन एम्पियर्स, इलेक्ट्रिक करंट को दिखाया गया है, दर्शाया गया है वाई एक्सिस में। यहाँ पर देखते हैं कोऑर्डिनेट 0 से स्टार्ट हुए ग्राफ, और यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे जो ही एक्स एक्सिस की तरफ इधर आते जाएंगे, यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.6 ये है वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ 0.2 वोल्ट है, 0.4 वोल्ट है, 0.6 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक करंट को अगर देखेंगे इधर से तो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे रीडिंग में मिला है 0.1 एम्पियर में, 0.2 एंड 0.3। तो इस तरह से जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, यानी कि एक्स एक्सिस के सीधे ऊपर जाएंगे और फिर से वाई से इसको मिला देंगे। उसी तरह से 0.4 से ऊपर जाएंगे और फिर इससे इस पॉइंट को मिला देंगे, और फिर 0.6 जहाँ पे वोल्ट होता है, 0.6 जहाँ वोल्ट होगा वहाँ पर करंट होता है 0.3 एम्पियर। तो इस तरह से इसको भी पॉइंट को मिला देंगे। मिलाने के बाद ये सारे पॉइंट जो O और A है इसको अगर हम मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का ग्राफ मिला है। तो ये ओम्स लॉ को दर्शाता है, और किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे कि V और I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में इस ग्राफ से जो कंक्लूजन निकाले उसका रीडिंग करके, तो उसको हम देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इन वोल्ट्स में है और करंट I इन एम्पियर्स में है। आप देखेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.2 वोल्ट है उस वक्त करंट है 0.1 एम्पियर।
जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 वोल्ट है उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट है 0.2 एम्पियर। जिस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस 0.6 वोल्ट होता है उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट मिला है 0.3 एम्पियर। यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन को लिया गया है, इससे आगे भी ले सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, तो हमें उसी तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 0.2 वोल्ट और करंट है 0.1। तो यहाँ पर लिए हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इसमें है V पोटेंशियल डिफरेंस 0.2, देखिए 0.2, तो I इज इक्वल टू 0.1। ओके, तो इस तरह से V/I यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो V/I, V में लिख देंगे 0.2, I में लिखेंगे 0.1। इस तरह से इसको काटने पर 2 मिलेगा रिजल्ट। ओके, फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन में देखेंगे ग्राफ से, यहाँ V है 0.4 वोल्ट और करंट I है 0.2 एम्पियर्स। उस तरह से V/I करेंगे तो V का वैल्यू को यहाँ पुट कर दें 0.4, I का वैल्यू को पुट कर देंगे 0.2। इस तरह से हम लोग का मिला है, काटने के बाद 2 मिला है रिजल्ट। ओके, फॉर थर्ड ऑब्जर्वेशन में देखेंगे V इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट है और I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। तो इस तरह से V/I अगर करें तो 0.6 V का वैल्यू पुट कर देंगे, I का वैल्यू 0.3 एम्पियर कर देंगे। इस तरह से 2 मिला है। आप यहाँ गौर करें इस कंक्लूज़न पर, ये ऑब्जर्वेशन जो ग्राफ का है उस पर गौर करें तो मिलेगा कि V/I तीनों ऑब्जर्वेशन में सेम मिला है, यानी कि 2 सेम मिला है। और ओम्स लॉ तो वही कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर मानता है कि वी फाइंड दैट V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तीनों ऑब्जर्वेशन से हमें मिला। तो दिस वेरीफाइज ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। ओके, चलिए इसको हम उतार लेंगे। देखिए बच्चे, इसके बाद हम लोग का मिलेगा जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मिला है ओम्स लॉ से। तो अगला जो वीडियो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होंगे और रेजिस्टेंस को हम डिफ़ाइन करेंगे ओम्स लॉ से, और उसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है रेजिस्टेंस का यूनिट निकालेंगे, और फिर किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस उसको लिखेंगे। ओम्स लॉ के बाद ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस फिर होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। उतना करने के बाद हम लोग का टोटल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स CBSE और NCERT ये दोनों के कंप्लीट सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरा चलेगा सॉल्यूशन क्लास NCERT का क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जो भी वीडियो आज हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ, इसको ज़रूर देखेंगे और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। और इसके एंड में जो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ है उसको भी दिखाया गया है। अब उसके बाद आप जितने सारे क्वेश्चंस होंगे तमाम क्वेश्चंस का आंसर आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे, तो आपके कमेंट से और हमें हौसला मिलेगा और हम फिर आगे उसको किस तरह से लेके चलना है वो डिसाइड करना है। और शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक्स।